नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। देश की राजनीति में इन दिनों मनरेगा की चर्चा है। ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी देने वाली यह योजना अब सिर्फ गरीबों का नहीं बल्कि राजनीतिक रणभूमि का भी हिस्सा बन गई है। कांग्रेस का आरोप है कि केवल नाम नहीं बदले जा रहे हैं बल्कि गांधी परिवार से जुड़ी विचारधारा और इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर गांधी के नाम को हटाए जाने पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इसी गांधी नाम को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। ताजा घटनाक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मौजूदा गांधी खानदान पर निशाना साधा है। सीएम का कहना है कि नकली गांधी परिवार खुद को असली गांधी कहकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने में लगा है। सीएम के इस बयान ने सियासी पारा गरमा दिया है। आज इसी पर चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट देखिए। मनरेगा को लेकर इन दिनों देश की राजनीति गरमाई हुई है। ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के नाम को बदले जाने पर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार केवल योजनाओं के नाम नहीं बदल रही है बल्कि उन नामों से जुड़ी विचारधारा और इतिहास को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सियासी बहस को और भी तेज कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश की राजनीति में एक खानदान दशकों से गांधी के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर गांधी परिवार की ओर था। मुख्यमंत्री के इस बयान को कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक तापमान और भी बढ़ गया है। ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया, लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं, हकीकत नहीं। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐतराज जताया है। जीतू पटवारी का कहना है कि इस तरह के बयान देने वालों को पहले आत्म मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा किसी एक परिवार की नहीं बल्कि देश के गरीब, मजदूर और किसान की योजना है। गांधी नाम पर सवाल उठाने के बजाय सरकार को यह बताना चाहिए कि वो मनरेगा को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है और नाम बदलने से आम आदमी को क्या फायदा होगा। इसी के लिए कोई भी अपमानित टिप्पणी करते हैं या गांधी परिवार को गाली देने से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को तो उन्नत नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो काम था वो तो कर नहीं रहे हो और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप के व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हो। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर गांधी परिवार के कांग्रेस पर कथित कब्जे और खानदान की राजनीति के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। एक ओर भाजपा इसे परिवारवाद का प्रतीक बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विचारधारा और विरासत पर हमला करार दे रही है। सवाल यह भी है कि क्या गांधी नाम आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है या फिर यही नाम विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हमला बन चुका है। बहरहाल असली नकली गांधी को लेकर सियासी आंधी जोर पकड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सियासी आंधी और असली नकली गांधी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े और आशीष दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक सवाल आप तीनों से मैं उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। सबसे पहले अजय धवले जी आपसे शुरुआत करता हूं और वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खत्म की है। गांधी नाम का उपयोग कांग्रेस पार्टी जो है, साफ तौर पर इशारा उनका उस तरफ ही था, वो पॉलिटिकल जो फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या ये बयान, ये बात सही है या अति राजनीतिक बयान नहीं है? अजय जी। देखिए राघवेंद्र जी, इतिहास अपने आप में इस बात का उत्तरदायी है कि बार बार जब अपनी विफलताएं छुपाने के लिए एक परिवार ने एक महान व्यक्तित्व के नाम के पीछे छुपने का प्रयास किया है। और ये हम नहीं कहते, देश की जनता ने भी कई बार अपने जनादेश के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक में महात्मा गांधी जी की विरासत को किसने आगे बढ़ाया। चाहे राम राज्य की बात कर लीजिए या ग्राम स्वराज की बात कर लीजिए, या महात्मा गांधी जी खादी का आग्रह करते थे। तो देश में 70-75 वर्ष बाद ऐसी सरकार आती है जिसको स्वच्छता इस देश का एक प्रमुख विषय लगती है, जिसे राम राज्य और प्रभु श्री राम की भक्ति एक प्रमुख विषय लगती है, जिसे इस देश का जो मूल था, चाहे हम खादी की बात कर ले या हमारे देश के जो परंपरागत जो कुटीर उद्योग की बात कर ले, ग्राम उद्योग की बात कर ली, हमें अपना लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अंत्योदय की जब बात आप करते तो वास्तविक रूप से
भारत गांव में बसता है, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। उसी गांव को समृद्ध करने की किसी एक सरकार की मंशा होती है। हमने देखा है वास्तविक लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण, चाहे डीबीटी की बात कर लीजिए, अभी विषय आता है कि मनरेगा के उससे सारा का सारा विषय निकला है। अजय धर्मेश जी, इस बयान पे क्या है, बयान सही है अति राजनीतिक है? मैं छोटा सा ये ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहा हूं, तक पहुंचना मुझे, फिर विस्तार से लौटूंगा तो आप बताइए। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इस बयान को आप ये मांगेंगे कि ये विषय की प्रासंगिक, वर्तमान समय की आवश्यकता और विषय की प्रासंगिकता, किस प्रकार का बयान इसलिए आवश्यक है कि इन लोगों ने सिर्फ एक देखिए कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको आप सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम पे क्यों नाम हटाया, इसी को लेकर आप पूरा का पूरा विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम तो आपसे बात कर रहे हैं कि आप आइए योजना के उस 10 अच्छे बिंदु और इस वीपी जी राम जी के 10 अच्छे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्या बदला, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप अगर नाम के ऊपर हल्ला खड़े, ठीक है ना, लौटेंगे अजय जी आपके पास, मतलब आपकी बात आ गई, लौटेंगे, विस्तार से आप कहिएगा। मुझे तीनों गेस्ट तक पहुंचना है। अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि ये बयान जो मुख्यमंत्री ने बात जो कही है कांग्रेस को लेकर, वो सही या अति राजनीतिक? जितेंद्र जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, अब क्लियर है, आप अपनी बात रखिए। नहीं तो ये तो एक राजनीतिक बयान है। असल में है क्या, गांधी परिवार जो चुनौती दे रहा है सरकार को, ये इन्हें नागवार गुजर रहा है। आप ये देखिए, ये सवाल उठाते राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, मेनका गांधी और वरुण गांधी पर सवाल क्यों नहीं उठाते साहब? अगर ये गांधी परिवार की बात आप करते हैं, दोनों पे सवाल उठना चाहिए ना। मेनका गांधी और वरुण गांधी पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो आपके साथ है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, इनके भी अपने आदर्श हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या योगदान है वो बताने का कृपा करें। सावरकर जी ने 1938 में 2 देश की बात की थी कि नहीं, वो तो इन सिद्धांतों को तो आगे नहीं बढ़ा सकते ये। इसलिए अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय महात्मा गांधी और गांधी परिवार की लाइन को छोटा करने का काम कर रहे। देखिए, इंदिरा गांधी ने देश की लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए अपनी सीने पर गोलियां खाई, ये तो छिपा नहीं है। और उसके बाद उनका बेटा अजय जी आ गई बात आपकी, आगे मैं लौटूंगा आपसे, बात इस चीज से भी प्रतिक्रिया लेनी। मतलब असली नकली की जो लड़ाई में जो बात नकली की कह रहे हैं, माफ कीजिएगा जितेंद्र जी आपकी बात आ गई है। आशीष जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रतिक्रिया को? देखिए, ये बयान तो 100% राजनीतिक बयान ही है, और उन्होंने जो कहा है इससे राजनीतिक लक्ष्य साधा है। योजना पर तो उन्होंने बात नहीं की है, जबकि ज़रूरत ये है कि भाजपा की तरफ से योजना पर गहरा विमर्श किया जाना चाहिए कि नई योजना जब आ रही है तो उसका क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा, और वो पिछली योजना से कितनी बेहतर होगी, इस पर ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत है। और ये भी जो उसमें बात आती है कि राज्यों पे वित्तीय एक बर्डन भी आ सकता है, सब आ सकता है, तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न है, खास तौर पर उन लोगों पे जो इस योजना से सीधे जुड़ेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी जो गांधी परिवार वाली आपने जो टिप्पणी पर जो बात है, तो अगर गांधी परिवार, तो ये तय है कि गांधी परिवार बीजेपी के लिए दिक्कत वाला है, जो कांग्रेस का गांधी परिवार है। तो इसलिए, और अगर गांधी पे असली नकली पे बात करते हैं, और अगर ऐसा लगता है भाजपा को कि गांधी की विरासत है, गांधी के विचार को वो आगे बढ़ाते हैं, गांधी के दर्शन पे को मान्यता देते हैं और गांधी को वो करते हैं, मतलब पूजते हैं, तो फिर मनरेगा का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? तो ये 2 चीजें हैं, और विमर्श मेरे को ऐसा ही लगता है कि योजना पर होना चाहिए। ठीक है, विस्तार से अब इस डिबेट को ओपन करते हैं। अजय जी, आपका रुख करते हैं, जो बात आप कह रहे थे कहिएगा, लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या इस रोजगार गारंटी जो योजना महात्मा गांधी के नाम से जो शुरू हुई थी, उसकी ब्रांड वैल्यू को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया कि इसकी कोई ब्रांडिंग जो इसकी वैल्यू है वो हाई है, इसलिए आपने नाम बदल दिया, जिस पर अब ये पूरी सियासत देखने को मिल रही है? देखिए, पहले जो गवर्नमेंट गारंटी की स्कीम हुआ करती थी उसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद में यूपीए की सरकार आती है 2004 में, फिर उसके बाद मंथन होता है, यूपीए 1 ने योजना लाई थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नाम था नरेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव के पूर्व इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो देखिए, समयकाल परिस्थितियों अनुसार योजनाओं का जब स्ट्रक्चर बदलता है तो निश्चित रूप से उसके नामांतरण बदलते हैं। पहले इंदिरा आवास
थी, हमने उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया। लेकिन वास्तविक रूप से कभी किसी धर्म विशेष के लिए, कभी किसी पंथ विशेष, कभी किसी जाति विशेष को किसी योजना से एक्सक्लूड करने का काम नहीं किया। तो योजना का जो मूल होता है कि जो वास्तविक लाभार्थी उनको उसका कहीं ना कहीं सीधे लाभ पहुंचे। आज आप देखेंगे जो टैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, चाहे हम डीबीटी की बात कर ले या हम बात कर ले कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात थी, सिर्फ गांव में मिट्टी की खुदाई करना कोई रोजगार की स्कीम नहीं होती। उसको समग्र रूप से हम देखेंगे कि स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना, चाहे जल संरचना की बात कर ले, हम बुनियादी पक्की सड़कों की बात कर ले, हम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर ले। जिस प्रकार से अभी जो बीबीजी राम जी में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गांवों के स्तर पे, जिसमें पंचायतों की प्रमुख भूमिका रहेंगी, गति शक्ति के तहत इसकी मॉनिटरिंग होगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में किस प्रकार से काम पूरे हुए उसका भी मॉनिटरिंग होगी। तो एक पूरा का पूरा खाका। अब बात कर लेते हैं हम योजना के टेक्निकल और टेक्निकल आउटपुट की। इस योजना के शुरुआत से, इंसेप्शन से लेके अब तक इस पर 10 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार ने आउटले खर्च किया है। 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा तो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार आई, उसके बाद हुआ है। इनके समय योजना का समग्र रूप से बजट होता था 33,000-35,000 करोड़ रुपए। हमने जो हमारा अंतिम बजट था इस योजना के लिए वो 86,000 करोड़ रुपए था। अब वीबीजी राम जी का भी जो टेक्निकल यदि हम पक्ष की देखें तो इसका जो बजट आउटले रहेगा आने वाले बजट के माध्यम से वो 90,000 करोड़ से अधिक का रहेगा। सरकार का एक नहीं अजय जी, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ आप बेहतर करेंगे, लेकिन सवाल जहां से शुरू हुआ, नाम क्यों बदल दिया? सवाल तो ऐसे शुरू हुआ ना, नाम क्यों बदल दिया? आप संरचना बदलते, काम बदलते, नाम क्यों मैंने बदला? आपको बताया कि शुरुआत में आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि जवाहर रोजगार योजना थी, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुई, फिर मनरेगा हुई। तो इस प्रकार से सरकारें समय काल परिस्थिति अनुसार योजनाओं पर, लेकिन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य है लाभार्थियों को लाभ पहुंचना, सुशासन को स्थापित करना, अंत्योदय को स्थापित करना। ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी जी ने की थी। प्रभु राम जी, यदि राम के नाम पे कांग्रेस को आपत्ति है वो स्पष्ट कर दे। वीबीजी राम जी में यदि भगवान राम का नाम आ गया, जिस राम राज्य की बात महात्मा गांधी जी करते हैं, कांग्रेस को आपत्ति तो स्पष्टता के साथ में अभी जितेंद्र जी हमारे सामने बोल दें। ठीक है जितेंद्र जी, दिक्कत किससे है? नाम से, काम से या राम से? देखिए, हमें दिक्कत इस बात से है कि आपने देखा होगा चिकन कीड़े मकोड़े खाती है और दिन में महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है, तो उससे उसके कर्म तो नहीं सुधर सकते। मनरेगा का नाम बदलने के साथ आपने इतना बड़ा अन्याय किया है इस देश की जनता के साथ। मैं आपको बताता हूँ, 10% राशि राज्य सरकार देता था, 90% राशि केंद्र सरकार देता था। आज क्या हुआ? आज 40% केंद्र सरकार दे रहा है और 60% राशि राज्य को वहन करना होगी। योजना का नाम योजना गारंटी था, अब उन्होंने वो गारंटी हटा दी ताकि कोई क्लेम नहीं कर पाए, उसको उन्होंने रोजगार योजना कर दिया। ये टेक्निकल बात समझिए आप, ताकि इनके ऊपर उंगली ना उठ सके। जब सरकारें कर्ज लेकर के, आपने देखा अपना इस टाइप चला रही हैं, जब सरकारें कर्ज लेकर के बमुश्किल तनख्वाहें बांट रही हैं, तो 90% राशि सरकार कहां से देगी और ये योजना फेल हो जाएगी। ये इनका गणित है। इसके पीछे की तकलीफ ये है, नाम बदलने से अगर जनता का कल्याण हो रहा होता। अभी इन्होंने स्वीकार किया ना कि इसके पहले इंदिरा आवास था, हमने उसको बदल दिया नाम। अरे कुछ नया तो काम भी तो बदला है, संरचनाएं भी तो बदली, ये भी तो बता रहे हैं अजय जी। देखिए, समझिए, जो 40% राशि राज्य देता था, आज उससे आप कह रहे हो 90% राशि तुम खर्च करो, तो योजना फेल होना है कि नहीं होना? जब कर्ज में डूबी सरकारें कहां से 90% देंगी? नहीं दे पाएंगी, योजना विफल होगी। ये इनकी प्लानिंग है, आखिर में ये उद्योगपतियों की शरण में चले जाएंगे। ठीक है, आऊंगा अजय जी आपके पास, लेकिन आशीष जी महत्वपूर्ण कमेंट आपसे चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और क्रेडिट की लड़ाई बन गई है? जाहिर तौर पर इसमें दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। अगर नज़र भी आती है और पूर्व सरकार के प्रति या उनकी योजनाओं के नामों के प्रति पूर्वाग्रह भी दिखता है। क्योंकि मनरेगा को लेकर जब 2014 में चुनाव हुए थे, उसके पहले से भाजपा का मुद्दा था। भाजपा इस योजना को स्मारक या एक को क्या नाम दिया था, गरीबों उसका स्मारक कहती थी और इस तरह की बातें थी। लेकिन वो योजना एक्चुअल वो गेम चेंजर थी। गेम चेंजर राजनीतिक रूप से भले कह लिया जाए, लेकिन वो लोगों के लिए भी फायदेमंद थी कहीं ना कहीं। और इसलिए उस योजना को 12 साल लगभग भाजपा ने भी चलाया। अब उसका नाम बदल रहे हैं, ठीक है, नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने में जो मैंने बोला वो चीज़ तो साफ है कि कई सारे 32 योजनाओं के नाम बदले गए हैं।
नाम बदलना एक एक्सरसाइज है राजनीतिक, ये कई दल की कई सरकारें किया करती हैं, लेकिन इससे एक नई बुनियाद ये होती है कि बाद में भविष्य में कभी दूसरी सरकारें आई तो फिर इसी एक्सरसाइज में उलझ जाएंगी। एक और दूसरी बात ये कि यदि मनरेगा का नाम 3 बार किसी सरकार ने बदला और वो गलत था तो अब बदलना का लॉजिक सही कैसे हो गया? तो सवाल ये है कि इसके राजनीतिक कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर इस योजना का बजट मौजूदा जो मोदी सरकार है उसने बढ़ाया भी है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद थी। तो वो जो बजट बढ़ाया गया वो श्रेय भी भाजपा को ही जाएगा कि उन्होंने इसका बजट बढ़ाया, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब जो राज्यों का अंश की जो बात आ रही है इस पर मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि इस पर बात करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है लोगों के बीच में। और अब ये राज्य अभी कई तरह की खबरें हैं, कई राज्य जो है इसको जैसे महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा बोझ आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें, तो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में या आर्थिक परिदृश्य में किस तरह से इन योजनाओं को चलाया जाएगा, ये तो जब वो क्रियान्वयन में आएंगी और तब समझ आएगा और उसकी समीक्षा होगी तो तब तक तो 1.5 साल निकल चुका होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो है इसका जो मेन जो मकसद है उससे इधर उधर डिगने की बजाय अगर सरकारें कोई भी सरकार रहे आगे आने वाली बदले, ये अभी बदल रहे हैं, इसका मुझे नहीं लगता कि जनता पे असर पड़ेगा। एक चीज जो मैसेज डिस्प्ले कांग्रेस कर रही है आशीष जी, रोजगार वर्सेस गारंटी वाला जो गेम, जो एक नया शब्द, जो एक नया आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो डिकोड करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? रोजगार बनाम गारंटी? नहीं, ये बात तो सही है कि उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी, वरना भत्ते का प्रावधान था। ये भत्ते का प्रावधान तो इस सरकार में भी है, इस योजना में भी, नए मॉडल में भी उसका है कि भत्ता दिया जाएगा अगर वो नहीं होता तो। वहाँ वो तो है गारंटी के साथ में, चूंकि इन्होंने भत्ता जोड़ दिया है उसमें, तो अब भत्ता, लेकिन अब जब चूंकि वो उसमें ये भी कहा गया कि राज्य अपनी अपनी योजनाएं बनाएंगे, देंगे, उसके बाद सैंक्शंस होंगी, तो वो कैसे योजना बनेगी, कैसे लोग आएंगे, इसको लेकर जो स्थितियां हैं वो चीजें साफ आनी चाहिए। और गारंटी अगर हटाई गई है और टेक्निकली अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो ये भी बात सरकार की तरफ से साफ होनी चाहिए कि हम देंगे, और इस पूरी चीज का एक आकलन होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जब ये योजना लागू हो तो हर 6-6 महीने में हर राज्य उसका जो समग्र आकलन है उसकी रिपोर्ट भी जारी करें। ठीक है अजय जी। आशीष जी ने जो बातें कही आपने सुनी होगी, किस तरह से इसको आप क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सामने आने वाले हैं, क्या प्रोसेसिंग होने वाली उस पर मैं चाहता हूं कि आप जरा सा स्पष्टीकरण दें। देखिए, आप हम सभी जानते हैं, तो मुझे लगता है हमारे संसद के इतिहास में बीबी राम जी एक ऐसी योजना थी जिसके जो बिल था उस बिल पे हिस्टोरिकल डिबेट हुआ है। हमने देखा है देर रात तक के पार्लियामेंट चली और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने अपने पक्षों की तरफ से अपने अपने व्यूज रखे। तो योजना के प्रोज एंड कॉन्स पे विस्तृत चर्चा हुई है, देश के सामने एक विस्तृत खाका रखा है। हमने देखा है कि हमारी कई राज्य सरकारों के वहां के माननीय मुख्यमंत्री योजना का किस प्रकार से क्रियान्वयन होना है उसको लेकर पत्रकार वार्ताएं भी की है। तो जनमानस के बीच में इस योजना से हम क्या लाभ लाने पाए, तो जिन बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिन संरचनाओं को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो मैंने शुरुआत में कहा कि गड्ढे खोदने भर से किसी को रोजगार नहीं मिल जाता, लेकिन उस पैसा को हम जिस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम स्थायी संरचनाएं भी खड़ा कर पाए, हम कहीं अच्छे तालाब निर्माण कर पाए, हम पक्की सड़कें बना पाए, हम बुनियादी विकास कर पाए, गाँव में पंचायत के भवन बने, सामुदायिक भवन बने। इस सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि एक तरफ हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ आजीविका को भी सुनिश्चित कर रहा है, तीसरी तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो जो पैसे का उपयोग की हम बात कर रहे हैं, एक विषय आता है इम्पैक्ट असेसमेंट का। देखिए 2007-8 से लेके वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले तो इस योजना से भारत की बुनियादी सुविधाओं में, ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं में कितना लाभ हुआ, एक ये इम्पैक्ट असेसमेंट का विषय है। आज वर्तमान में यदि बात कर लेते हैं अगले विकसित भारत के संकल्प को लेके हम चल रहे, तो जो आने वाला भविष्य का भारत है जो ग्रामों में बसता है, उस भारत में क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूर्ति की जाए, वहां की पंचायतें, वहां की राज्य सरकारें सब मिलकर बात करेंगे। मेरे मित्र जितेंद्र जी ने प्रश्न उठाया था कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पोर्शन की बात है, एक बहुत बड़ा विषय आता है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि 33,000 करोड़ रुपए का बजट इनिशियल ईयर्स में होता था, हमारी सरकार ने बढ़ाते बढ़ाते उसको 86,000 करोड़ रुपए तक के किया। जब अब बीबी राम जी इंप्लीमेंट होगा तो 90,000 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान है और ये बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का जो पोर्शन है वो कितने क्वांटम में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो क्वांटम का विषय है
वो टेक्निकली अपने आप में राज्य सरकारें यदि सहमत होती है तो उसमें इन प्रोपोर्शनेट मिला पाएंगी। दूसरा जो इन्होंने एक विषय कहा था कि केंद्र कर्जे का विषय लाया था। इंडिया अलायंस की आज लगभग देश में कई राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की खुद की 3 राज्यों में सरकार है। मैं आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बंगाल में 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तमिलनाडु इंडियन पार्टनर डीएमके की सरकार है 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कर्नाटक में खुद की सरकार है 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है, हिमाचल में इनकी सरकार है 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तेलंगाना में इनकी सरकार है 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है। तो सरकारें जो सॉफ्ट लोन ली वो सॉफ्ट लोन बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, राज्य की वेलफेयर स्कीम्स के लिए और राज्य के एक समग्र विकास के लिए लेती है। तो इस प्रकार से सिर्फ एक कर्जे का, और क्या कांग्रेस की देश में सरकारें रही हैं, 50, 60, 70 वर्षों तक की सरकारें रही हैं, कई राज्यों में इनकी सरकारें रही हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ एक प्रोपोगंडा खड़ा करना कि आज राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी जीएसडीपी के अनुपात में उसको लोन मिलते हैं। उस लोन का वो समय पे यदि डिफॉल्ट नहीं कर रहे, समय पे चुकता कर रहे, तो मुझे लगता है उन लोन्स के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और मूल विषय यह आता है कि देखिए पॉलिटिकल हिपोक्रेसी क्या है कि महात्मा गांधी सिर्फ एक गांधी परिवार के ही उसको ब्रांड, अपना गांधी परिवार ही अपना एक मानती है कि हमें उसका यूटिलाइज करेंगे। देश में अन्य महापुरुष थे, आपने सरदार पटेल की लिगेसी को गांधी परिवार ने खुद छोड़ दिया। इनको पूछे कि ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, सब कुछ तो सही, ठीक है, बात आ गई आपकी। अजय जी, जितेंद्र, समय हमारे पास कम है। जितेंद्र जी, सब कुछ बढ़िया, आशीष जी भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ तो उसमें सही है, बस क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिर दिक्कत क्या है? सिर्फ नाम बदल दिया गया, वही से दिक्कत है? क्योंकि काम और प्रोसेस तो वही है, बल्कि उससे बेहतर हो रही है चीजें उसके अंदर भीतर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर संकट है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय के नाम पर राजनीति की। आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आज देश में गौमांस पर टैक्स कम कर दिया गया। आपने देखा क्यों किया गया? क्योंकि गौमांस के व्यापार को बढ़ाना सरकार की नीयत थी। आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपने देखा? मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के नाम पर इन्होंने एक पैसे का अलॉटमेंट नहीं किया। हम सरकार में आए, हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया, हमने राम वन गमन पथ के नाम पर पैसा स्वीकृत किया, हमने तो नाम नहीं बदला, हमने तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम थी उसको नहीं बदला। लेकिन क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण गांधी से दुश्मनी है इन लोगों को। इनका विरोध गांधी की विचारधारा से, क्योंकि सावरकर का विरोध रहा है गांधी से, क्योंकि गांधी कहते थे कि जो 1938 में तुमने 2 राष्ट्र की बात की है वो नहीं करनी चाहिए। जिन्ना की मजार पर घुटना टेकने वालों को स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए इनको तकलीफ है और ये अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो क्या फिर ये नाम बदल दिए जाएंगे, ऐसा मान लिया जाए? नहीं, अब ये तो काल्पनिक प्रश्न है। जब आएगी, जब देखेंगे क्या करना है, समीक्षा की जाएगी। आशीष दुबे जी, आपसे पॉलिटिकल ओनरशिप को लेकर मैं समझना चाहता हूं। जिस तरह से कांग्रेस ब्रांड वैल्यू की जो मैंने शुरुआत में बात की थी, शुरू में कांग्रेस, लगता था कांग्रेस को विपक्ष में बैठे बैठे भी कि ये जो मनरेगा जो योजना थी वो उनके लिए कहीं एक ब्रांड वैल्यू का काम करती थी। भाई, ये कांग्रेस के सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका लाभ भी इनको हो सकता था कि सामने मिलता। लेकिन अब नाम बदलने के बाद, संरचना बदलने के बाद ये पॉलिटिकल ओनरशिप पर कहीं ना कहीं दाव है, इसीलिए शायद कांग्रेस के भीतर वो खींच नजर आ रही है। आशीष जी? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस बात पे जो आपत्ति है वो भी इस नाते ठीक है कि उन्होंने जो नाम रखा उसको बदला गया। तो ये तो हर योजना के साथ होता है, योजनाओं के नाम बदले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इंदिरा आवास योजना थी और अब वो दूसरे नाम से चलती है, लेकिन जब उस योजना का जिक्र आता है तो ये भी याद आता है कि वो इंदिरा आवास योजना थी। इसी तरह जब अब ये जो इस योजना का जिक्र आएगा वीबी राम जी का, तो ये जिक्र आएगा कि वो मनरेगा थी। तो इतनी आसानी से कोई चीजें मिटती नहीं है। तो ये राजनीतिक पूरी तरह से एक चीज, रिवेंज जैसी स्थितियां हैं, वो होता है। लेकिन उसका जो मकसद है, राजनीतिक से अलावा जो उसका जो सामाजिक एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान देना ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी था। और जब गांधी की बात दोनों ही दल करते हैं तो फिर गांधी का नाम बदलकर एक बहस खड़ी की गई है, इसमें ऐसा लगता है। क्योंकि जब ये योजना का नाम बदला जा रहा होगा या जब इसका प्रपोजल होगा, तब भी सरकारों को, भाजपा सरकार को इसका एहसास होगा ना, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये तो जानते बूझते किया गया है। नाम बदल देने से, जैसा एक कहा जाता है कि नज़ारे नहीं बदलते, तो ये उस तरह की स्थिति है। नज़ारे बदलने के लिए जरूरत उस बात की थी और है और रहेगी कि योजना को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। और उसमें पिछली बार जब क्रियान्वयन कर रहे थे तो कांग्रेस ने तो उसका क्रियान्वयन 5 साल ही किया है, ये तो 12 साल से कर ही रहे थे उस योजना क्रियान्वयन। तो उसमें क्या खामी थी? तो उस खामी को उस वक्त क्यों नहीं 12 साल में ठीक कर लिया गया? और ठीक करने की कोशिश की गई तो ऐसी क्या खामी थी कि उसमें 12 साल हो गए?
और अभी 4 साल 3.5 साल और उसमें अभी बाकी है वक्त अब नई योजना की तरह से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल कई चीज़ों में खड़े होते हैं। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि एक नई योजना का जो उन्नत स्वरूप लाया गया है उस पर बात होने की बजाय उसके नाम पे बात होने लगी है, जबकि ये बड़ा अजीब बात है कि उस नाम के साथ ही इसको नए उसमें लाया जाता तो इसके फायदों पर, इसकी कमियों पर या इसकी खूबियों पर ज्यादा बात होती, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता। हालांकि जो बात आपने कही है नाम बदले गए हैं, नजारे कितने बदलते हैं देखने वाली बात होगी कि नाम और नजारे दोनों पर सवाल है विपक्ष के। हालांकि अजय धौले जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि नाम भी सही है, नजारे भी बदलेंगे। हालांकि अब ये समय बताया गया कि नाम बदलने के बाद नजारे कितने बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका जितेंद्र जी आपका, आशीष दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।